हेलो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेड इफेक्टिव पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम सेकंड पीरियडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट कर रहे हैं। डिटरमिनिंग द एटॉमिक रेडियस इज रादर डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा और 11th क्लास के कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक वो नहीं पढ़ा है, तो वहां आप पढ़ेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टेन होती है। तो बच्चों जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही अनसर्टेन है तो हम न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अगर पोजीशन ही अनसर्टेन है तो हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो द रेडियस ऑफ एटम्स आर डिटरमिन्ड बाय द बॉन्ड्स दे फॉर्म। जैसे नॉन मेटल्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? कोवेलेंट। मेटल्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मेटेलिक। और नोबल गैसेस में भी वैन डर वाल्स बॉन्ड तो होता ही है। तो बच्चों कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे हम दो नियरेस्ट एटम जो है उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है, अगर हम उसकी हेल्प से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड कर लें और उसका अगर हम लोग हाफ कर लें तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नॉन मेटल्स के लिए जो जनरली काम में ली जाती है, कोवेलेंट रेडियस। इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइक एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, दोनों एटम सेम होने चाहिए, अदरवाइज तो हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे, एक छोटा एटम है एक बड़ा एटम है तो उसको रेडियस नहीं बोल सकते। दोनों एटम सेम होने चाहिए और जनरली ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए काम में ली जाती है। वैसे तो डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड एटम्स के लिए भी रेडियस आप लोग फाइंड कर सकते हैं, बट कोवेलेंट रेडियस जो है जनरली सिंगल बॉन्डेड एटम्स के लिए, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो ओवरलैपिंग कम होगी, डबल है तो ओवरलैपिंग और ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो ओवरलैपिंग और ज्यादा होगी। इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए ये रेडियस जनरली काम में ली जाती है। तो बच्चों देखिए, जैसे ये दो एटम है ये ओवरलैप हो रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ओवरलैप का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में शेयरिंग में आ जा रहा है। तो बच्चों यहां पर अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से ये डिस्टेंस फाइंड कर लें, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड कर लें, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, तो इसका अगर हम लोग हाफ कर दें तो क्या होगी? वो कोवेलेंट रेडियस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों की बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RA प्लस RA 2RA, यानी RA इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ बाय 2। बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो, उसकी क्या हो जाएगी? कोवेलेंट रेडियस। तो ये जनरली नॉन मेटल्स के लिए काम में ली जाती है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होती है बच्चों? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। जो ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस है उसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है वो कौन सी होती है? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। सेकंड हम लोग देखते हैं बच्चों वैन डर वाल, या जिसको नॉन बॉन्डिंग रेडियस भी बोला जाता है, क्योंकि वैन डर वाल जो है, वैन डर वाल बॉन्ड जो है वो रियल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नॉन बॉन्डिंग रेडियस भी बोला जाता है। तो वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स बॉन्डेड बाय वैन डर वाल बॉन्ड इन सॉलिड स्टेट। अब ये सॉलिड स्टेट क्यों लिखा है बच्चों? वैन डर वाल फोर्स से जो बॉन्डेड होगी वो जनरली क्या होती है? नोबल गैसेस होती है। तो जो गैसेस फॉर्म में अगर होगी तो उनके मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर होंगे, एक एटम यहां है एक एटम यहां है और उनके बीच में वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा है। वो तो परमानेंट बॉन्ड तो है नहीं, वो तो वीक अट्रैक्शन फोर्स है। तो एटम्स दूर दूर होंगे और इनकी अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड करके और उसका हाफ करेंगे तो वो रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी आएगी। इसलिए हम लोग सॉलिड स्टेट में इसको कैलकुलेट करते हैं। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में दोनों में कैलकुलेट की जा सकती है, बट जनरली सॉलिड स्टेट काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गैस में एटम्स क्या होते हैं? दूर दूर, लिक्विड में और पास पास, और सॉलिड में और पास पास आ जाते हैं। तो वैन डर वाल रेडियस जनरली सॉलिड स्टेट में कैलकुलेट होती है। तो बच्चों जैसे ये दो नियॉन के एटम्स है और इनके बीच में वैन डर वाल फोर्स ही होगा, इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से फाइंड कर लें और उसका हम लोग अगर हाफ कर लें तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियस को वैन डर वाल रेडियस। आप कहेंगे सर ये तो रेडियस जो एक्चुअल रेडियस होती है उससे तो काफी बड़ी होगी। तो एक्चुअल रेडियस नहीं है बच्चों, ये वैन डर वाल रेडियस है ना। उससे पहले जो पढ़ा था वो भी एक्चुअल रेडियस नहीं है, वो कोवेलेंट रेडियस है।
अच्छा, दूसरा बच्चों नोबल गैसेज ही नहीं, और भी एलिमेंट्स के लिए हम लोग ये रेडियस काम में ले सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये Cl2, ये Cl2। अब ये दो जो Cl2 मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम लोग ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और उसका हाफ कर लें, तब तो ये हो जाएगी बच्चों कोवेलेंट रेडियस। हाँ, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में। और Cl2 के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बोलो बच्चों, वैन डर वाल। तो यहां पर दो अलग अलग Cl2 मॉलिक्यूल के जो Cl एटम्स है, जो नियरेस्ट Cl एटम्स है, उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं तो उस रेडियस को उसकी क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस। तो बच्चों, इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम रेडियस इन पीरियड बिकॉज वी ऑलवेज कैलकुलेट इट्स वैन डर वाल रेडियस। इनर्ट गैस के जो एलिमेंट है उनकी रेडियस जनरली सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए तो हम बोल ही सकते हैं कि वो पीरियड में सबसे बड़ी साइज के होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कौन सी रेडियस होती है, उनकी तो वैन डर वाल रेडियस होती है। और वैन डर वाल फोर्स तो वीक अट्रैक्शन है। सॉलिड स्टेट भी अगर आप ले लोगे तो उसमें भी एटम्स काफी डिस्टेंस पर रहेंगे। तो वैन डर वाल रेडियस क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है। तो सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, उनकी रेडियस क्या होती है, पीरियड में मैक्सिमम होती है। तो बच्चों, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से वैन डर वाल रेडियस क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होगी। बच्चों, एक एग्जांपल भी लिखा है मैंने यहां पर कि हाइड्रोजन की वैन डर वाल रेडियस होती है 1.20 और कोवेलेंट रेडियस होती है 0.37। अब इस डेटा को आपको रटना नहीं है, पर ये डेटा मैंने आपको इसलिए दिखाया यहां पर ताकि आपको फील आए कि कितना डिफरेंस होता है कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। तो बच्चों, थर्ड जो रेडियस हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मेटेलिक रेडियस। ये किसके लिए काम में ली जाती है, मेटल्स के लिए। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस। जो मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस है उसमें दो पास वाले जो एटम्स है, मेटल एटम्स है, इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हम लोग हाफ कर दें तो उस रेडियस को बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। तो बच्चों, वैन डर वाल रेडियस तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि वीक फोर्स है, एटम्स दूर दूर होंगे। कोवेलेंट रेडियस इन तीनों में सबसे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि वहां एटम्स में क्या हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होगी, वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होगी। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं बच्चों पीरियडिसिटी इन रेडियस। बच्चों, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस का क्या होगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बच्चों, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे और ऑर्बिट उतना ही है, आप समझिए इस बात को, ऑर्बिट उतना ही है बट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और नंबर ऑफ ऑर्बिट चूंकि सेम रहते हैं इसलिए साइज क्या हो जाएगी, साइज क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। अब टॉप टू बॉटम बच्चों बताया था आपको, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम सा रहता है और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। आप समझिए इस बात को कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं और जेड इफेक्टिव वही है, यानी जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो वही है पर ऑर्बिट बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा होता बच्चों कि ऑर्बिट बढ़ रहे हैं और जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो ऑर्बिट का बढ़ना तो साइज को बढ़ाएगा और जेड इफेक्टिव का बढ़ना साइज को क्या कर देगा, कम। उस केस में तो हम फंस जाते कि भाई रेडियस क्या हो रही है, फिर साइज क्या हो रही है टॉप टू बॉटम। बट यहां क्या हो रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहे हैं जो साइज को बढ़ा रहा है। अब जेड इफेक्टिव जो साइज को कम करता है, जिसका बढ़ना साइज को कम करता है, वो तो क्या है, रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, क्योंकि रेडियस को कम करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होगी बोलो बच्चों, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो बच्चों लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका मतलब रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। और नियॉन
हाँ, नियॉन क्या है, नोबल गैस, उसकी वैंडरवाल रेडियस कैलकुलेट होती है। तो नियॉन की रेडियस क्या होगी, सबसे बड़ी होगी सेकंड पीरियड में। यहां देखिए बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम लोग कहां से कहां चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम। तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। हाँ, ऑक्सीजन फैमिली में भी टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगी बच्चों, इंक्रीज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इरेगुलरिटीज इन साइज और रेडियस। बच्चों जो जेड इफेक्टिव में इरेगुलरिटीज पढ़ी थी, इसको पढ़ने से पहले आप लोग वो रिवाइज करेंगे, है ना। 2 इरेगुलरिटी पढ़ी थी हमने, 4D से 5D जाने पर और एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने पर। बोलो बच्चों, 4D से 5D जब हम लोग जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट तो बढ़ेंगे। बट याद करो बच्चों कि जेड इफेक्टिव वैसे तो टॉप टू बॉटम सेम रहता है, पर यहां जेड इफेक्टिव की क्या थी, इरेगुलरिटी। यानी जेड इफेक्टिव यहां क्या हो जा रहा था, इंक्रीज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिट का बढ़ना तो साइज को बढ़ाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ गए, इसका मतलब साइज बढ़ गई। बट जेड इफेक्टिव यहां बढ़ रहा है। इन जनरल क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं और जेड इफेक्टिव वही रहता है, जो साइज को कम करना चाहिए जिसको, वो रिमेन सेम। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है बच्चों, ऑर्बिट बढ़ रहे हैं जो साइज को बढ़ाएगा। बट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो वो साइज को वापस से क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो देखिए, ये एक एटम है, इसमें 2 ऑर्बिट है, ये एटम है जिसमें 3 ऑर्बिट है, बट उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो ये साइज में थोड़ा और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब उन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम सी हो जाएगी। तो साइज अप्रोक्सीमेटली सेम। और ये क्या होता है बच्चों, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, ये जेड इफेक्टिव में भी मैंने समझाया था कि थर्ड ग्रुप को छोड़ के, क्यों, क्योंकि लेंथेनाइड्स कहां आते हैं, हाँ, लेंथेनम के बाद आते हैं। तो बच्चों इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। लेंथेनाइड सीरीज में हम लोग चलते हैं तो साइज जितनी कम होनी चाहिए उससे ज्यादा कम होती है। और उसका कारण क्या होता है, क्योंकि लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं, एफ में फिल होते हैं। और एफ ऑर्बिटल की क्या होती है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इसलिए साइज क्या होती है, छोटी, जिसको बोलते हैं क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों यहां मैंने बताया, देखो जैसे टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम में जर्कोनियम 4D, हाफनियम क्या हो गया 5D, तो इन दोनों की रेडियस तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, सेम। बट टाइटेनियम सबसे छोटा होगा, टाइटेनियम से जर्कोनियम जाएंगे तब तो साइज बढ़ेगी ना, 3D से 4D तो बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम बढ़ती है। बट जर्कोनियम से हाफनियम क्या रहेगी बच्चों, ऑलमोस्ट सेम सी रहेगी। वैसे ही यहां पर देखिए इसमें, और ये बच्चों थर्ड ग्रुप है, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, ये थर्ड ग्रुप है। तो थर्ड ग्रुप में तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा नहीं, क्योंकि लेंथेनाइड्स तो लेंथेनम के बाद आते हैं। तो यहां पर हम लोग जो नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो यहां पर भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज। सेकेंड इरेगुलरिटी भी वही है बच्चों जो हमने जेड इफेक्टिव में पढ़ा था, एल्यूमिनियम टू गैलियम। तो एल्यूमिनियम टू गैलियम भी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, वो साइज को बढ़ा रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, वो साइज को वापस से क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इन दोनों की साइज भी अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी। और उसका रीजन क्या बताया था बच्चों, गैलियम से पहले क्या आ जाती है, 3D सीरीज, यानी गैलियम में 10 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, डी में चलेंगे। उसकी भी क्या होती है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। ये चीजें मैं जेड इफेक्टिव में अच्छे से समझा चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूं, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसको और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। बच्चों ये कुछ डेटा लिखे मैंने यहां पर कि एल्यूमिनियम गैलियम की कोवेलेंट रेडियस तो 1.25 होती है, और मेटेलिक रेडियस एल्यूमिनियम की थोड़ी ज्यादा होती है गैलियम से। एल्यूमिनियम की होती है 1.43 और गैलियम की 1.23। ये डेटा आपको रटने नहीं है, डेटा आपको याद नहीं करने, केवल रेफरेंस के लिए थोड़ी आपको फील आए कि गैलियम जो है एल्यूमिनियम से कितना छोटा है, इसलिए ये मैंने यहां पर डेटा लिखे हैं। उसके बाद बच्चों एक इरेगुलरिटी और है जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। उसमें देखिए, अगर आप लोग देखें तो वेनेडियम तक तो साइज क्या हो रही है, छोटी। उसके बाद क्रोमियम से कॉपर तक क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट सेम सी है। उसके बाद कॉपर से जिंक क्या हो रही है बच्चों, साइज इंक्रीज हो रही है। बच्चों क्या हो रहा है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेंगे। तो अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में तो D10 हो जाता है, डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाता है, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक
रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने से वो साइज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आप क्या देखेंगे, देखो पहले तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे स्कैंडियम में D1, टाइटेनियम में D2, वेनेडियम में D3, जब डी में इलेक्ट्रॉन्स कम है उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, यानी सिग्मा इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, तो जेड इफेक्टिव तो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव वहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर है। उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा जो है वो बढ़ेगा, तो वो जेड इफेक्टिव को बैलेंस करने लगेगा, यानी साइज ऑलमोस्ट सेम सी रहेगी बीच वाले एलिमेंट्स में। उसके बाद जिंक में तो D10 हो गया, ब्लास्ट हो गया, उसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन वहां पर डी में चले गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब सिग्मा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और सिग्मा ज्यादा होने से जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये थर्ड इरेगुलरिटी थी किसमें, साइज में। बच्चों नेक्स्ट आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब सिंपल कैटायन की रेडियस, एनायन की रेडियस, है ना। बच्चों ये न्यूट्रल एटम है, इससे अगर हमने इलेक्ट्रॉन हटा दिया है, जैसे आप ये समझिए किसी में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम में ऐसा ही होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन तो 11 ही है पर इलेक्ट्रॉन तो 10 ही बचे। तो बताओ बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन पे 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा या 11 इलेक्ट्रॉन पे 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा? 10 इलेक्ट्रॉन पे 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। तो मेरे को बताओ बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे यहां से तो कैटायन बनेगा, और कैटायन बनने से पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। आप इसको सिंपल ऐसे देखें कि 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल एटम में, अभी एक्स प्लस में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 11 ही है पर इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। तो कैटायन न्यूट्रल एटम से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, और एनायन बच्चों बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो मान लीजिए इसी में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन तो 11 ही है और इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। अब बताएं न्यूट्रल एटम में 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एनायन में 11 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। तो बताएं बच्चों कहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा? नो डाउट 11 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। हाँ 12 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाएंगे, तो 11 प्रोटॉन का 12 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा, इसका मतलब एनायन क्या होगा, साइज में क्या, न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। तो बच्चों ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको, एनायन न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा और कैटायन न्यूट्रल एटम से छोटा। अच्छा, समटाइम्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट डिसअपियर्स, मतलब कुछ मतलब ऐसा भी होता है ना, जैसे सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, अब Na+ बनाया आपने तो क्या हो गया 28, यानी एक ऑर्बिट ही गायब हो गया पूरा, तो साइज तो छोटी हो जाएगी ना कैटायन की उस केस में। तो कभी कभार तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही गायब हो जाता है, ये भी कैटायन की साइज छोटी होने का एक रीजन होता है। तो बच्चों कैटायंस पेरेंट एटम से छोटे होते हैं जबकि एनायंस बड़े होते हैं। अच्छा, उसके बाद इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों कि फर्स्ट में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, सेकंड में ऑक्सीजन न्यूट्रल है, थर्ड में नेगेटिव है और इसमें 2 नेगेटिव है। तो बच्चों कैटायन जो है वो न्यूट्रल एटम से छोटा होगा और एनायन क्या होंगे, बड़े, और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी, और अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी। तो प्लस बढ़ने पर साइज छोटी होगी और माइनस बढ़ने पर साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाम से ही पता चल रहा है आपको, द स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफर इन न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे आप लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको बच्चों यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन मैंने लिए। इनका एटॉमिक नंबर देखें तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर है 7 और N-3 का मतलब क्या है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब O2- का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गए
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 10 है ना। F में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो यहां पर भी 10। Na+ में क्या होगा मतलब, बोलो बच्चों। हाँ, Na न्यूट्रल एटम में तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी क्या हो जाएंगे, 10। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज तो इनका सबका अलग अलग है, पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का काउंट सेम है। और इस सीरीज को नाम दे दिया हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, 0.77/10, यहां होगा 0.8, 8/10, यहां होगा 0.9 या 1.1 या 1.2 या 1.4। तो आप क्या देख रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज हाँ इंक्रीज हो रहा है। और वैसे भी बच्चों पॉजिटिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाएंगे, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इसका मतलब वो साइज को क्या कर देगा, बोलो बच्चों। हाँ, साइज को क्या कर देगा, कम। जीरो ग्रुप एलिमेंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आप देख रहे हैं नोबल गैसेस जो है वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है बच्चों नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस की तो वंडर वॉल रेडियस होती है। तो नोबल गैसेस को जनरली आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज की स्पीसीज की रेडियस हम कंपेयर करते हैं तो नोबल गैसेस को वहां पर नहीं लिया जाता है। ओके बच्चों, ये रेडियस आपका सेकंड पीरियडिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी